ओके, सो वी आर स्टार्टिंग। अभी मैं आपको 5-10 मिनट कुछ ब्रीफ दूंगा, कुछ लिखना नहीं है आपको, जब लिखवाऊंगा तो बता दूंगा आपको, तब लिखना होगा। अभी उससे पहले सिर्फ सुनो ध्यान से। हमने स्टार्ट किया था कि साइंस, पहली बात होती क्या है, साइंस के अंदर कितनी ब्रांच होती है मेजर, आप लोगों को पता है ना। साइंस इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कि आपके आसपास चल के आ रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब जहां पर आपको वाई क्वेश्चन आए माइंड में, हाउ वाई मीन्स, वहां पर साइंस काम करेगी। तो साइंस इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। और साइंस की ब्रांच कितनी होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन तीनों में किस किस की स्टडी की जाती है, मैंने आपको ब्रीफ किया लास्ट टाइम, दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो लिविंग और ऑर्गेनिजम्स को, इट मीन्स कि वो स्टडी क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ कितनी अर्थ के ऊपर? डाइवर्स लाइफ है, बहुत तरह की लाइफ है। बैक्टीरिया भी लिविंग होता है और हम भी लिविंग है। और वो एक सिंगल सेल के और हम मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं। बीच में बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स होती है, लाइक वी हैव बैक्टीरिया के अलावा प्लांट्स और फंगस, देयर सो मेनी लाइफ। तो इनकी स्टडी किस में आ जाती है? इन बायोलॉजी। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, अभी आपके चैप्टर्स में आएंगे। उसके बाद फिजिक्स क्या होती है, पता है आपको? द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ बच्चों को शायद पता भी हो। फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट सेम एज जस्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है वैसे इंग्लिश मीनिंग? अमाउंट और मात्रा, कितनी क्वांटिटी में ये चीज मिलती है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी की। बेटे आप आगे ध्यान दो, चीजें मिस हो जाएंगी वरना आपकी सारी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको भी आप नाप सकते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। लाइक टाइम, फिजिकल क्वांटिटी आप नाप सकते हो। और डिस्टेंस आप नाप सकते हो किसी चीज का, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। स्पीड आप नाप सकते हो, आपकी एज, आपका मास, आपका वेट, ये सब चीजें जो मेजरेबल हैं, उन सब की स्टडी किस में आ जाती है? इन फिजिक्स। और उसका नाम ही स्टार्ट कहाँ से होता है? फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटी से ही आया है। फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। नाउ केमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर 1 से, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर बोलना, केमिकल्स तो उसमें आते ही हैं, मैटर बोल दोगे तो सब कुछ आ जाएगा। बिकॉज मैटर क्या होता है? जो आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत जगह, बहुत ज्यादा मिलता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। वो कोई भी चीज, लिविंग और डेड, जो मर्जी हो सकती है, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जिसका मास है, वी कॉल इट मैटर। मैटर का हिंदी नेम क्या होता है पता होना चाहिए, चाहे कभी काम आए या ना आए, बट स्टिल यू शुड नो मैटर का हिंदी नेम। कण इज पार्टिकल, बोलते ना कण कण में बसा हुआ है कोई, तो मीन्स पार्टिकल तक में बसा हुआ है। बट आई एम आस्किंग अबाउट मैटर, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई यू शुड नो। और सबको पता है हिंदी सबकी वीक ही होती है, आपको हिंदी में शायद वो नंबर्स भी नहीं आते, 98 92 क्या होता है, नो, बट स्टिल कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए आपको मैटर। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ, सुना हमने कभी ये वर्ड किसी के मुंह से? तो पदार्थ मीन्स मैटर। सब्सटेंस इज ऑल्सो मैटर। मैटर या पदार्थ एक ही मतलब है उसका, ठीक है। वस्तु, वस्तु भी कह सकते हो, वो चीज होती है। बट पता है क्या, यहाँ मैटर में सब कुछ कवर कर लिया आपने। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जिसमें एयर इसमें आएगी क्या, आप बताओ? एयर मैटर होनी चाहिए क्या? एयर ने जगह ली हुई है इस रूम के अंदर? यस, एयर हैज ऑक्यूपाइड इन दिस रूम। एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मोनोक्साइड्स भी होती है अगर पॉल्यूशन है उस एयर में, जो कि दिल्ली में बहुत है। तो इसका वाटर वेपर्स भी होता है। तो इन सब का मास भी है, और इन सब ने जगह भी ली हुई है, तो ये भी मैटर में काउंट होगी। मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, और गैसेस का मास होता है, इसलिए वो मैटर में काउंट होगी। मैटर क्या नहीं होता बताओ भाई, ऐसी क्या चीज जो मैटर में काउंट नहीं होगी? तो दीज आर फीलिंग्स, लव, इमोशंस, हेट्रेड, जेलिसी, वो सब मैटर में नहीं आएगा। बाकी सब कुछ अर्थ पे जो है सब मैटर में काउंट होता है, ठीक है। तो मैटर की स्टडी ही केमिस्ट्री होती है, बिकॉज मैटर में सॉलिड्स भी आ गए, लिक्विड्स भी आ गई, गैसेस भी आ गए। लास्ट में आपको दिखाया भी था कि कैसे केमिकल चेंज होता है, याद है? अभी तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, लास्ट टाइम आपको फिर से दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम। इसमें पहले कलर कौन सा था? व्हाइट था, देन ये पिंक में कन्वर्ट हो गया था। ये भी मैटर ही है। अब ये वाला मैटर कौन सा है? लिक्विड मैटर है। बट यहां तक आपको दिख रहा है मैटर, लिक्विड। यहाँ कोई मैटर है क्या? यस, ये इनविजिबल मैटर है। यहाँ पर क्या है? एयर है, इधर लिक्विड है। वो लिक्विड क्या है आपको पता होना चाहिए। दिस वाज फेनोफ्थलीन, एक लिक्विड मैंने बताया था कुछ बच्चों जो लास्ट टाइम आया था। तो ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। तो आपको जो मैटर दिख रहा है वो तो पता होगा, कुछ इनविजिबल मैटर भी होते हैं। अच्छा, अगर कहीं पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्या होता है पता है? यस, जहां पर एयर भी ना हो, वी से वहां वैक्यूम है। व्हेन देयर इज नथिंग, नथिंग, एयर भी नहीं हो, कुछ भी ना हो, मींस वहां पर वैक्यूम होता है प्रेजेंट, ओके। जैसे यस, मून के एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर वैक्यूम है। इवन स्पेस में वैक्यूम है, स्पेस में भी एयर नहीं है, सो वहां पर मैटर कह सकते हैं कि वहां नहीं है प्रेजेंट। बाकी सब जगह पे है।
स्पेस में गैसेस भी बहुत कम है। देखो अगर पार्टिकल्स के बीच की बात करें, मान लो वहां पार्टिकल्स बहुत कम है, तो पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में वैक्यूम है, ये कह सकते हैं। मतलब इट्स नॉट द एंटायर वैक्यूम, बिकॉज कुछ कुछ पार्टिकल्स तो ऑफ कोर्स हर जगह पे होते ही हैं, लेकिन बहुत कम पार्टिकल डेंसिटी वहां पर, लाइक एयर यहाँ बहुत डेंस है अर्थ पे, तो यहाँ तो बहुत ही कम स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। बट अगर मैं कह रहा हूँ स्पेस में कुछ कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में पार्टिकल टू पार्टिकल में जो गैप है जहां पर कोई भी चीज नहीं है, वहां वैक्यूम है। एग्जैक्टली क्योंकि वहां पर बेसिकली पार्टिकल्स ही नहीं है, लेकिन वहां से साउंड नहीं आ पाता। साउंड को आगे बढ़ने के लिए एयर चाहिए, मीडियम चाहिए, नॉट जस्ट एयर, सॉलिड लिक्विड भी चलता है, एनी मीडियम एनी स्टेट चलेगी, बट हम लोग बात कर रहे हैं अभी एयर में। मान लो यहाँ पे एयर नहीं होती तो क्या होता, मेरा मुंह हिल रहा होता, बस मेरी आवाज पहुंच ना पाती आप तक, जैसे मून पे ऐसा ही होता है। तो साउंड को चाहिए उसको, तो भी वहां से लाइट आते बट साउंड नहीं आ पाता। ओके, सो मैटर के स्टडी को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिस्ट्री। तो साइंस की 3 ब्रांच कौन सी हो गई, द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ बायो और लाइफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और मैटर क्या आप लोगों ने बता दिया, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और मास भी इसका होगा हमेशा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये आपने लिख लिया सबने लास्ट टाइम मैटर क्या होता है। मैं भी लिखवाऊंगा नहीं दोबारा, कुछ बच्चों ने जिसने क्लास मिस करी है, मैं आपको लिखा हुआ सारा दे दूंगा इसके नोट्स अभी जाते हुए, बट विल सेव टाइम क्योंकि वो चीजें बार बार रिपीट ना हो। अच्छा, मैटर आपको पता चल गया। मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे हुई थी, पहले क्लासिफाई हुआ था 5 पार्ट्स में। कौन कौन से 5 पार्ट्स थे वो, एयर अर्थ फायर स्काई वाटर, इसको हम पंच तत्व भी कहते हैं, बुक में लिखा हुआ आपके ये भी। बट नाउ वी हैव जस्ट 3 क्लासिफिकेशन ओनली, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें मेजर चीजें आपकी आ जाएंगी। बाकी 2 स्टेट्स और भी हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं रिसेंटली। प्लाज्मा, सुना होगा आपने प्लाज्मा के बारे में, सुना है? प्लाज्मा क्या होता है आपको बताऊं, कभी देखा आप लोगों ने प्लाज्मा? आई एम श्योर आपने सबने देखा होगा। सॉलिड क्या होते हैं, जिस पे आप बैठे हो सॉलिड चेयर ही है। लिक्विड्स क्या होती हैं, लिक्विड्स वाटर एक लिक्विड स्टेट है। उसके बाद गैस क्या होती है, आपके आसपास एयर है। बट हैव यू सीन प्लाज्मा, एनीवन? प्लाज्मा इज अ गैस, वो भी गैस जैसे सी होती है, पर इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, गैसियस स्टेट बट विद चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर आपने कभी प्लाज्मा नहीं देखी, आपको मैं हिंट दे देता हूं कि आपने कहां देखी होगी प्लाज्मा। सी, फ्लेम इज प्लाज्मा, ये जो आपको दिख रहा है ना सारा पार्ट, दिस इज प्लाज्मा। अब आपसे पूछे स्टेट कौन सी है, ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है? नो, गैस भी नहीं है ये, इसमें चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, इसमें हीटेड चार्ज पार्टिकल हैं। यस, गैस सपोर्टर है यहाँ पर, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर, तो ये प्लाज्मा है, सबने देखा होगा प्लाज्मा। यस, गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, गैस के अंदर चार्ज पार्टिकल से थोड़ा अलग हो जाता है प्लाज्मा। इवन लाइटनिंग इज ऑल्सो प्लाज्मा। थंडर देखा होगा आपने, कभी कभी देखी होगी लाइटनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो भी एक प्लाज्मा स्टेट होती है। तो ये अभी एक थोड़ा टाइम पहले डिस्कवर की हुई स्टेट्स हैं। और एक और स्टेट्स है जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है बाय 2 साइंटिस्ट। एक सुना होगा आपने बोस, जो इंडियन साइंटिस्ट है, और एक आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन ने मिलकर बनाई थी, कॉन्डेंसेट बनाया था एक, इसको DEC, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। टेम्परेरी स्टेट होती है, ये भी अभी नहीं पढ़ना, चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ने फिलहाल ये 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, दैट्स इट। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया था। अभी मैटर की क्लासिफिकेशन आगे नहीं पढ़ने, प्योर इम्प्योर नेक्स्ट चैप्टर में है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या केमिस्ट्री का, इस मैटर अराउंड इज प्योर। इट्स अ क्वेश्चन कि मैटर प्योर है कि नहीं है, तो उसका आंसर क्या था, कुछ मैटर प्योर है, कुछ मैटर इम्प्योर है। तो दोनों ही होते हैं मैटर हमारे आसपास, बट हाउ कैन बी क्लासिफाई कि प्योर क्या है इम्प्योर क्या है। आपका नाम क्या है बेटे? व्यान। व्यान, मुझे आप बताओ, हाउ कैन बी क्लासिफाई कि मैटर प्योर है या इम्प्योर है, ऑन व्हाट बेसिस? यस, यस, बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बता रहा हूँ इन शॉर्ट। अगर किसी मैटर के अंदर 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो एक इम्प्योर मैटर है। जहां पर सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो जाएंगे, वो प्योर पार्टिकल है। जैसे अगर मैं बात करूं इस बैच की, इस बैच में आप एक पार्टिकल हो, या सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, सबने 9th और साइंस ही पढ़ने के लिए आए हो आप, तो इट्स कॉल्ड अ प्योर बैच। बट इनकेस यहाँ कोई और बच्चा आ जाए 10th का 11th का, तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्योर बैच हो जाएगा। प्योर मीन्स जहां पर सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो, सबका नेचर एक जैसा हो, सबका एम एक जैसा हो पार्टिकल्स का, तो वो प्योर हो गया। इम्प्योर में मिक्सिंग हो जाती है, जैसे अगर आपने पानी में सॉल्ट डाल दिया, इट्स कॉल्ड मिक्सिंग, इम्प्योर हो गया। तो इम्प्योर मीन्स मिक्स्ड, प्योर मीन्स जिसमें मिक्सिंग ना हो, इन शॉर्ट।
वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। उसके बाद मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है सारे जो भी मैटर के ऊपर है कि वो मिलके बनता है बहुत छोटे पार्टिकल से, और ये पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे मेरे हाथ में ये मार्कर है ये क्यों ना हो, ये सब एक पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स आपस में अटैच्ड हैं। अब क्योंकि सॉलिड स्टेट है तो मैं इसको बहुत टाइट टाइट लगा रहा हूँ। लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा इसमें गैप ज्यादा आ जाएगा, और गैस में ऑफ कोर्स गैप्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो ये जो गैप बीच में होता है पार्टिकल्स के बीच में गैप, दैट गैप इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और सारा मैटर की जो प्रॉपर्टी है, कहीं पर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो सब इस पे ही बेस्ड होता है। जिसमें ये स्पेसेस कम होंगे वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड। इसको तोड़ना काटना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है सॉलिड्स को। जहां पर गैप्स इंक्रीज हो गए वो वाला कैसा हो जाएगा, लिक्विड। ऑफ कोर्स सबको पता है लिक्विड अपने आप फ्लो कर जाते हैं। गैस को तो पता ही आपको रखना पड़ता है टाइट वेसल में बंद करके, ताकि वो बिल्कुल भी एस्केप ना हो जाए। यस, कंप्रेसिबिलिटी भी एक रीजन आएगा, वो इसमें हो सकती है। देखो ना, अब कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को पास लाना। और चीजें पास कब आती हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर। बट जिसमें स्पेस ही ना, वो क्या पास आएगा। मैं कहूँ कि आप दोनों बच्चे और पास पास आ जाओ, आना जरा और पास पास, पॉसिबल ही नहीं है, ऑलरेडी पास पास चिपके तो पड़े हैं। बट इन केस दो सीट्स में गैप है, नाउ इफ आई से भाई आप थोड़ा पास ले आओ चेयर, तो वहां पॉसिबिलिटी है, जैसे मैं कहूँ आप और आपकी चेयर पास पास ले आओ, देन यू कैन डू दैट, बिकॉज आगे पीछे में गैप है, लेफ्ट राइट में गैप नहीं है। तो जहां पर गैप ही नहीं है वहां कंप्रेशन पॉसिबल होगा, नो। तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप इतनी बड़ी ईट को कंप्रेस करके इतना नहीं बना सकते, नहीं हो सकता पॉसिबल। इवन लिक्विड में भी गैस, इसमें भी जो गैप्स हैं लिक्विड में बहुत नेग्लिजिबल गैप्स होते हैं, तो ये भी कह सकते हो कंप्रेस मोस्टली नहीं होते, बहुत ही कम कह सकते हो कंप्रेस होते हैं। बट गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेसिस हैं, दैट्स हाउ एंड दैट्स व्हाई कंप्रेस कर करके इसको हम छोटा बना सकते हैं। तो इसको कॉल्ड कंप्रेशन। जहां पर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए इट्स कॉल्ड कंप्रेशन। पार्टिकल्स उतने ही हैं, ये नहीं कि पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, 30 के 30 पार्टिकल्स बस अब वो कम जगह ले रहे, तो वी कॉल इट कंप्रेशन। तो वो यहाँ होगा। तो सब सारी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ ली, मैटर की, सॉलिड्स कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं, गैस कैसी होती हैं, या क्यों वो वैसी होती हैं, ये सब बेस्ड है इसके स्पेसिस के ऊपर। स्पेस ज्यादा होगा प्रॉपर्टीज आर गोना चेंज, स्पेस कम होगा तो चेंज। तो ऐसी 3 स्टेट बन जाती है हमारी। बट ये चीज कंफर्म है कि होगा तो पार्टिकल से ही कॉम्पोजिशन हर मैटर का। और ये पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज है, इन पार्टिकल की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने आपको लास्ट में लिखवा दी थी सारी, वो दोबारा पढ़ रहे हैं एक बारी कि वो क्या क्या होती हैं। पहली, दे आर वेरी टाइनी, एक्सट्रीमली स्मॉल। इतना छोटा कि एक पानी की ड्यू के अंदर, ड्रॉपलेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, 10⁻21, 10⁻21। इट्स अ बिग बिग नंबर। जितने लगभग स्टार्स है गैलेक्सी में, लगभग उतने एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर एक ड्रॉपलेट के अंदर। तो ऑफ कोर्स इतने ज्यादा क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, और इतने छोटे हैं दैट दे कांट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप, नहीं देखा जा सकता, इतने छोटे हैं यहाँ पर। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, एक डाउट एक बच्चे का इधर मैं ले रहा हूँ। अंश, यस, आस्क योर डाउट। सर जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हम उनको हम्म, वो कर सकते हैं, मतलब उनको दूर दूर कर सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स को। यस यस यस, वी कैन डू दैट। तो डाउट क्या है, क्या हम लोग सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर दूर कर सकते हैं, मतलब कि ये ऐसे दूर दूर हो जाएं। यस, देखो हर पार्टिकल, बता रहा था वही चीज, इस पे आ रहा हूं मैं, आर कंटिन्यूसली मूविंग, एवरी सिंगल पार्टिकल इज एट मोशन। यहाँ पर मोशन कैसा है, बहुत कम है, हिलने की जगह ही नहीं है उसके पास इन सॉलिड्स। यहाँ पर मोशन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि स्पेसिस हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा। आपको टाइट रूम में अगर बंद कर दिया जाए तो आप हिल नहीं पाओगे, बट इन द ग्राउंड यू प्ले इजीली। तो ग्राउंड में जब आपके पास स्पेसिस है, वही सेम यहाँ आपने पार्टिकल को उसमें टाइटली पैक कर रखा है, तो यहाँ पर स्पेसिस कम है, दे कांट मूव बट दे वाइब्रेट। यहाँ पर ऑफ कोर्स मोशन ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। और अगर किसी भी पार्टिकल में मोशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन है, तो उसमें एक एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसने ये सुना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने? ये वो चीज है, एनर्जी है विच इज ड्यू टू मोशन। जिसमें भी मोशन है, जो चीज मूव कर रही है उसमें ये एनर्जी होगी, के ई होगी, इसको के ई कहते हैं शॉर्ट में, इसको काइनेटिक एनर्जी। जैसे इस रूम में किस किस चीज में के ई है, इस रूम में फिलहाल बच्चों में तो नहीं है, आप लोग तो रेस्ट पे हो, या मैं भी फिलहाल भी रेस्ट पे हूँ। हाँ, अगर मैं मूव कर रहा हूँ मेरे में थोड़ी बहुत के ई होगी। फैन के ब्लेड्स मोशन में है, यहाँ पर फैन के ब्लेड्स बहुत तेज चल रहे हैं, एनर्जी है कि नहीं? आप इसमें हाथ डालने से डर लगेगा आपको, रुका हुआ ब्लेड है तो आप हाथ डाल सकते हो, बट इसमें क्या दिक्कत है ऐसी, इसमें एनर्जी पोजेस हो गई है, वो एनर्जी जो कि किसकी वजह से आई है,
मोशन की वजह से आई है। तो इसमें भी तो वही सेम एनर्जी होगी। एक रुकी हुई कार को आप हाथ लगा सकते हो, अगर कार मोशन में है तो आप क्या करोगे, दूर हो जाओगे ना। ऐसा क्या है उसमें जो रुकी हुई में नहीं था और चलती हुई में है? काइनेटिक एनर्जी, विच इज ऑफ कोर्स हार्मफुल, कि वो एनर्जी आप में आ जाएगी। अगर आप टकराओगे उससे, फिर आपकी बॉडी एनर्जी वो ले नहीं पाएगी, तो ऑफ कोर्स क्रश हो जाएगी। तो याद रखना कि हर पार्टिकल मोशन में है, और वो मोशन हीट से चेंज हो सकता है। अगर आप सॉलिड को हीट देते हो, वो हीट एनर्जी जो आप दे रहे हो, गर्म कर रहे हो उसको, वो कन्वर्ट होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी, हीट इनटू मोशन। और जब इसमें मोशन आ जाएगा, तेज तेज मूव करेंगे, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। तो क्योंकि देखो तेज से मूव करेंगे तो ऑफ कोर्स सेपरेट हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ वी कैन इंक्रीज द गैप। तो अंश, जो आपका डाउट है यही है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द गैप। तो यस, वी कैन इंक्रीज द गैप बाय हीटिंग द सॉलिड। उससे क्या होगा, लिक्विड में आ जाएगा। इसी को तो हम मेल्टिंग कहते हैं। आइस, आयरन मेल्ट कर सकते हो आप आयरन को। इवन आइस तो अपने आप मेल्ट हो जाती है, क्योंकि वो भी हीट ले लेती है। तो अगर आइस भी मेल्ट हो रही है, तो उसमें हो क्या रहा है, मेल्टिंग में बेसिकली बस स्पेसिस ही बढ़ रहे हैं इन सॉलिड्स, दैट्स इट। और कुछ नहीं हो रहा है, बस स्पेस इंक्रीज हुआ, वो लिक्विड में आ गया। इवन आप लिक्विड में भी स्पेसिस को और इंक्रीज कर सकते हो, और हीट दे दो आप। बॉयल, यस, इट्स कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो अगर आप इसको बॉयल किए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, तो उसमें गैप और बढ़ने वाले, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर मोशन और ज्यादा आ जाएगा, तो वो रेस्ट पे रहेंगे नहीं और तेज मूव करेंगे, स्पेस बढ़ने वाले हैं। एंड दैट्स हाउ कौन सी स्टेट, गैस स्टेट आ जाएगी। एंड ऐसे ही आप इसको वापस भी ला सकते हो गैस में। गैस की हीट वापस ले लो। अब गैस की जब आपने हीट ले ली, कैसे, बाय कूलिंग इट डाउन, तो उसका मोशन भी कम हो जाएगा। और जब मोशन कम होगा तो उसमें गैप्स कम हो जाएंगे, वो किसमें आ जाएगा, फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और कूल कर दो सॉलिड में। तो ये चेंजेस जो है स्टेट्स के इंटरचेंजेबल हैं, सारे स्टेट्स इंटरचेंजेबल होती हैं जस्ट बाय गिविंग और टेकिंग हीट, ठीक है। बट पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरे, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। चाहे वो जितने मर्जी टाइट स्टेट हो, सॉलिड्स में भी स्पेस होता ही होता है। बहुत कम होगा, बट स्टिल देयर विल बी स्पेस, एंड दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इस मोशन का भी नाम है, जो ये मोशन होता है zigzag, इट्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये अपने आप ऐसे ऐसे रैंडमली मूव करते हैं। बट ये मोशन कहां पर होता है, मोस्टली लिक्विड और गैस के अंदर। सॉलिड्स में ऐसा कोई बहुत ज्यादा मोशन नहीं होता। उसमें सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेशन, मींस अपनी जगह पे बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा मोशन के लिए जगह ही नहीं उनके पास, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, ब्राउनियन मोशन, बिकॉज ब्राउनियन नाम के केमिस्ट ने ही इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। आऊंगा उस एक्टिविटी पे भी। Okay, now they attract each other. Particles of matter attract each other, क्योंकि दो मासेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो अर्थ और मून हो, बड़े बड़े मासेस। अगर छोटे भी हैं अगर मासेस, पार्टिकल्स का मास बहुत कम होता है, बट स्टिल लॉज आर सेम फॉर एवरी मास। बड़ा मास ज्यादा अट्रैक्शन, छोटा मास कम अट्रैक्शन, बट देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। एंड दैट्स इज, यही है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, कि पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है 4 प्रॉपर्टीज के अंदर, जय मुझे आप बताओ, 4 प्रॉपर्टीज क्या है, जल्दी बताओ। बिना देखे बताओगे एक बारी, इसको बंद कर दूं? चलो ठीक है, देखते हैं आप बता पाओगे नहीं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस जय, सुनाओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर वेरी टाइनी, दे आर स्पेस बिटवीन देम। फोर्थ, दे अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ जी, अगर जैसा आपने बताया कि हीटिंग करने पे वो बढ़ जाए, यस, नहीं अट्रैक्ट अब हो रहे हैं, बट विद लेस फोर्सेस। बताता हूँ मैं आपको कैसे बढ़ेगा। देखो पार्टिकल्स नॉर्मली टाइटली पैक्ड है, आपने हीट दी, हीट से चेंजेस क्या करे आपने, पार्टिकल में क्या चेंज करा आपने, उसमें एनर्जी, एनर्जी दे दिया आपने। अब एनर्जी देने में वो कभी रेस्ट पे रह ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा, आप लोग आराम से बैठे हो ना यहाँ पर चुपचाप, अच्छे बच्चों की तरह। अगर मैं सोचो आप पहुंच गए एक केजी क्लासरूम के अंदर, पहुंच गए यूकेजी, वहां बच्चे ऐसे बैठते हैं क्लासरूम में कभी भी? टीचर पीछे पढ़ा रहता है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वाई कांट दे सिट एट रेस्ट? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उस एज में, टॉडलर एज के अंदर 2 से 4 साल में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, आप उसको रेस्ट पे रखवा नहीं सकते आप, राइट और रॉन्ग? आपकी एनर्जी जैसे जैसे एज बढ़ती है, थोड़ी एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं, प्लस विजडम आ जाती है, पता क्लास में बैठे ऐसे छुपना कूदना नहीं है। बट वहां इतनी ज्यादा एनर्जी है, दे कैन अंडरस्टैंड कि टीचर कौन है, रूल्स क्या है, तो वो उछले कूदेंगे। वही एनर्जी सोचो अगर मैं आप में डाल दूं, अभी आप भी नहीं रेस्ट पे बैठ सकते। अट्रैक्शन रहेगा, बट कंपेरेटिवली जैसे गैप बढ़ेंगे आपके, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बट जीरो होना इम्पॉसिबल है। अब सोचो यहाँ बीच में मैं एक बॉम्ब रख के भाग जाऊं, एनर्जी देकर रख चला जाऊं, तो क्या होगा, आप ऐसे बैठ पाओगे क्या? आप, यू विल हैव टू रन फॉर योर लाइफ।
वही जब आप पार्टिकल्स को हीट दोगे भाई वो भागेंगे इधर उधर, उनकी आग लगी हुई एक तरह से उनके ऊपर, तो दे विल हैव टू रन फॉर देयर स्पेस। तो पार्टिकल को एनर्जी दोगे तो गैप इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन घट जाएगी क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा या गैस में आ जाएगा, और लिक्विड में कंपेरेटिवली पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम होती है, जीरो होना पॉसिबल नहीं है। कोई भी दो, यस, हर चीज एक्सपैंड होती है हीट में, इवन वायर्स एक्सपैंड होती हैं, जिसमें आपको घर में पावर मिल रही है, देखोगा आपने कभी हाई टेंशन पावर्स होती हैं, झूली ऐसे झूल के आ रही होती है, उसमें स्लैक होता है हल्का सा ना, वो रखा जाता है क्योंकि उनको पता है कि जब सर्दी आएंगी तो ये सिकुड़ जाएंगी, खिंच जाएंगी। जो हाई टेंशन वायर्स आ रही होती हैं ऐसे स्लैक उनमें क्यों होता है, वो दोनों सीजन का देख के रखते हैं, क्योंकि ये समर में ऐसे हो जाएंगी, विंटर में थोड़ी अकड़ जाएंगी। सोचो अगर पहले ही ऐसी होती तो क्या होता, टूटी जाती है तो विंटर आते ही। तो हर एक मैटर एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इवन कभी कभी आपके घरों में से ना रात को आपकी अलमीरा से आवाजें आती हैं, कभी सुना आपने, आपके फर्नीचर में से कड़कड़ चीचू की आवाजें आती हैं, लोग सोचते हैं भाई ये तो कोई आत्मा आत्मा है, रूम के अंदर कोई भूत वगैरह आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो वुड कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। सर्दियों में वुड जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मेक्स क्विकिंग साउंड्स, तो डरने की जरूरत नहीं है, वो बस पीछे साइंस चल रही है वहां पर, ऐसा कुछ उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है जो आप सोच रहे हो, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, वो साइंस चल रही है बेसिकली। तो उनमें आ गया, तो यस फर्क पड़ता है इसका। अच्छा एक और चीज, हाँ जी बताओ दिशेन। गैस में कन्वर्ट होगा, यस, बट उतनी हीट देना पॉसिबल है या नहीं वो देखना पड़ेगा। बट हर, यस, हर एक मैटर का, लिक्विड अगर वो सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट भी है, बट पॉइंट इज आप उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट कर सकते हो कि नहीं, बिकॉज वो मेल्ट पता कब होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग वो मेल्ट होता है। 1500 के आसान है अचीव कर पाना, नहीं, आप फर्नेस में कर दोगे, बट 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो गैस में कन्वर्ट होगा, इतनी हीट लाए कहां से, हाइड्रोजन से, फिर वही है, वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो खतरनाक हो जाती है। तो इसलिए वो कर नहीं पाते, बट पॉसिबल है। अगर आप उसको कोर पे ले जाओ, अर्थ के कोर पे जहां बहुत हीट है, तो वहां पर वेपर स्टेट में ही होता है। समझ में आ गया, तो यस पॉसिबल है। अच्छा, बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है पे डिपेंडेंट है, वो किस पे बॉयल होगा या मेल्ट होगा। जैसे लोहे को मेल्ट कर पाना आसान है क्या, स्ट्रेट आंसर इज नो, बट आइस को मेल्ट कर पाना आसान है, दोनों सॉलिड ही तो है, आयरन भी सॉलिड है, आइस भी क्या है, सॉलिड है, बट एक को बहुत मुश्किल है, एक के लिए कुछ करना ही नहीं है, वो तो अपने मेल्ट हो जाएगी। तो ये क्या बताता है, इससे क्या दिखता है, इग्निशन बेटे यूज करते हैं जब कुछ चीज बर्न होती है, यहाँ बर्न नहीं हो रहा, यहाँ मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, इट्स अ फिजिकल चेंज, कुछ नया नहीं बन रहा, बस वो सॉलिड से लिक्विड में आ गया। क्या बताता है ये कि वो फटाफट मेल्ट हो गया, ये तो उसमें तो बहुत एफर्ट लग रहा है। इट शोज कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। मान लो ये दो, आप दोनों जानते एक दूसरे को, नहीं, नहीं जानते ना, ओके गुड, ये चाहता था मैं। मान लो ये नहीं जानते, इनके अभी आए हैं, जो स्टार्ट हुई है, बातचीत शुरू हो गई है, हाय हेलो होगी थोड़ी सी, 10 दिन बाद थोड़े बहुत फ्रेंड्स बन गए, नाम हम एक्सचेंज हो गया, एक दो बार बात कर ली, इतनी दोस्ती, मतलब बहुत ही वीक बॉन्ड ही होगा ये तो, क्योंकि अभी तो 10 दिन पहले मिले हैं। और मान लो कि ये दो हैं बिल्कुल चड्डी बड्डी, बचपन से साथ में हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, मान लेते हैं, पता नहीं आपका बॉन्ड है कि नहीं है, बट मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनका वीक बॉन्ड है, ये भी एक पार्टिकल का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और ये भी कॉम्बिनेशन है। नाउ मैं चाह रहा हूं इन दोनों का बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं, आसान कौन सा तोड़ना, आसान है, क्यों, उनमें बॉन्डिंग वीक है। इनको मैंने क्या बोलना है, आपका नाम क्या है बेटे, जय, मैंने जय को बोलना है भाई, अगली अगली बार ये बोल दूंगा भाई वो तेरे बारे में ये कुछ कह रहा था, ऐसे, इतनी सी एनर्जी बहुत है, दैट इज काइंड ऑफ हीट। मैंने बोला भाई वो ये बोल रहा था कि ये तो यार ऐसे है वैसे है, अगली बार वहां जाके बैठ जाएगा चुपचाप, बात भी नहीं करेगा ऐसे, नॉट इवन क्लैरिफाई कि भाई क्या तूने कहा है कि नहीं कहा, क्यों, बॉन्ड ही इतना वीक था, तोड़ना बड़ा आसान था, राइट, बट इनका तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, मुझे तोड़ना है इनका बॉन्ड। होता नहीं कुछ लोग रिश्तेदार लगवाते हुए तोड़ने में लगे होते हैं, मैंने कुछ बोला इसको, भाई ये तो ऐसे बोल रहा था तेरे बारे में, बोलेगा अच्छा सर ठीक है, मुझे पता वो कैसा है, मैं बोलूंगा नहीं ये सही में कह रहा था वो ऐसा, फिर ये जाके शायद क्लैरिटी ले, तूने कहा था कि नहीं कहा था, बोलेगा नहीं मैं तो नहीं कहा था, बट स्टिल मैं पीछे पड़ा रहूंगा, मान लो 1 साल पड़ा रहा तो शायद इनके बीच में दरार आ जाए थोड़ी बहुत, बट मुझे कितना एफर्ट लगा तोड़ने में, और वहां कितनी देर लगी तोड़ने में। यही से मैटर में होता है, जिस मैटर को मेल्ट कर पाना आसान है, इट मीन उसमें बॉन्डिंग है ही नहीं, है बहुत वीक बॉन्डिंग है, बट इतनी वीक कि कुछ हल्की सी हीट आती है उसको तोड़ देगी, और जहां पर मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस 1500 है, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई इनमें इतनी
स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है कि तोड़ने में आपको एफर्ट लगेगा, 1500 डिग्री तक हीट देनी पड़ेगी तब जाके मेल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप इसको 1400 तक भी मेल्ट किए जाओ, बहुत अच्छी खासी हीट होती है 1400 डिग्री सेल्सियस, इंसान तो पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, बट वहां पर लोहा तब भी मेल्ट नहीं होगा क्योंकि उसको एक मिनिमम हीट चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी हाई अमाउंट विच इज अ क्लियर साइन कि इनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आपने वर्ड सुने आज तक कि किस चीज पे सब्सटेंस मेल्ट होगा या बॉयल होगा, ये एक इंडिकेशन है कि उस मैटर में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यस, मेटल्स होते हैं कोर में, बर्न नहीं होते बेटे वहां पर, वो सिर्फ बॉयल ही होते हैं। हाँ बॉयल होते हैं, बट क्या हुआ, बॉयल हो गया तो सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, रहा लिक्विड फॉर्म में होते हैं वहां पर। वेपर्स भी होते हैं वहां पर, बट वहां पर मोस्टली लिक्विड्स होते हैं। कोर के अंदर इतनी हीट है कि मेटल जो आप रॉक्स यहाँ पहाड़ देख रहे हो सॉलिड्स में, स्मोल्टन होते हैं वहां पर। गैस कन्वर्जन के लिए भी इतनी हीट नहीं है अर्थ के ऊपर, स्टार्स पे ऐसा होता है, स्टार्स हैव अ लॉट ऑफ हीट कि वहां पर जो मेटल्स हैं वेपर स्टेट में रहते हैं, बहुत सारे, कुछ लिक्विड में कुछ वेपर्स के अंदर, इट डिपेंड उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है। लेकिन हर दो चीज का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, यस वो अलग चीज है, तो गैसेस ही है, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी गैस है, मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स की। अब आप सोचो आपका 10 लोगों के साथ बॉन्ड होगा, आपका बॉन्ड अपने फ्रेंड के साथ भी, अपनी मॉम के साथ, अपने डैड के साथ, अपने कजन के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, क्या सारे बॉन्ड सेम है? नहीं, कुछ तोड़ने बड़े मुश्किल है, कुछ बड़े आसान है, डिपेंड्स कि कैसा बॉन्ड है। तो यही यहाँ पे भी है, मैटर के अंदर अलग अलग बॉन्ड है, जहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वहां तोड़ना मुश्किल है, मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बट चेंजेबल तो है। आप इनफ हीट दे दो टूट जाएगा, बट उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे यहाँ पर थी आयरन के लिए बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सम मैटर मेल्ट्स, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और या मेटल मेल्ट्स या सॉलिड मेल्ट्स। बट ये एक इंडिकेशन भी है कि इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये भी याद रखना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नॉन मेटल सुना आपने क्या होता है, उनका कम होता है, मतलब यही है कि मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और जो नॉन मेटल उसमें कम होती है, बॉन्डिंग दोनों में है बट कहीं ज्यादा कहीं कम, वो आप पता लगा सकते हो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है ना। अच्छा एक दो चीज इसमें और भी आपको बताता हूँ, शायद अभी आपको काम आने वाले आगे जाके। अगर दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, दो चीजें, तो वो कनेक्शन होता है दो तरीके से, या तो वो होगा डायरेक्ट या होता है इनवर्स। कौन कौन जानता है इस चीज को? कभी सुना आपने ये टॉपिक? अगर दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, दो क्वांटिटीज दो टर्म्स, तो कनेक्ट हो सकती हैं बाय इन दो वे से किसी एक वे के अंदर, या तो वी कॉल इट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका एक शॉर्ट साइन होता है ये, क्या पढ़ोगे इसको? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब क्या है इसका? अगर ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं डायरेक्टली है, मतलब अगर बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ए भी इंक्रीज होगा, अगर बी डिक्रीज होगा तो ए भी डिक्रीज होगा, अगर कनेक्टेड है तो ऐसे हो सकती है। या दूसरा वे क्या होता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इनडायरेक्टली नहीं बोलना, इनवर्सली ही बोलना है, और इसका भी साइन सेम है, बस फर्क क्या है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, और यहाँ पर लिखने में साइन सेम है, बट ये बी 1/b आ जाएगा, बट 1/b को 1/b नहीं बोलना, आपको बी ही बोलना है, बट 1 के नीचे आने की वजह से आप इनवर्सली बोल रहे हो आप, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ना है आपको शॉर्ट में, हम ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर कनेक्टेड है तो ऐसे ही होंगी, नहीं तो शायद अगर नहीं है तो फिर तो लिखने का फायदा नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे एफर्ट्स और आपके मार्क्स, कोई कनेक्शन है? मतलब मैं सोचो मैं एक स्टूडेंट हूँ या आप दोनों एक स्टूडेंट, आप दोनों दो बच्चे अलग अलग, आपने एफर्ट्स करे, मेहनत करे, और आपके मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? कुछ भी नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है अगर साथ साथ नहीं बैठते तो, ठीक है ना, वो बात भी एक फैक्टर है। बट आपके एफर्ट्स और आपके मार्क्स के कनेक्टेड हैं आपस में, आपके एफर्ट्स और आपके मार्क्स आर दे कनेक्टेड? यस। अगर आपके एफर्ट्स पढ़ाई में ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मार्क्स ज्यादा आएंगे, और आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा, मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो ये कनेक्शन कैसे हुआ, डायरेक्ट इनवर्स? डायरेक्ट। तो कह सकते हैं कि मार्क्स जो होंगे, आपके परफॉर्मेंस जो होगी, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके एफर्ट्स के ऊपर, और साथ साथ ये भी क्या कह सकते हो, मार्क्स और रिवॉर्ड कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में, डायरेक्टली।
जितने ज्यादा मार्क्स ले क्या होगा, इतना आपको रिवॉर्ड मिलते हैं स्कूल से, टीचर से, मेरे से, पापा मम्मी से भी कहते हैं बेटे इतने मार्क्स ले ये मिल जाएगा। तो होता ना ऐसा, नहीं दिला तब भी दिलवाएंगे, 10th में दिलवाएंगे, अभी 9th तक कुछ नहीं कहते वो। बट अगर मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, मे बी जो प्रॉमिस था उससे कम या बहुत कम या शायद ना भी दिलवाएं। तो ये कनेक्शन कैसा डायरेक्ट है, साइंस में चीजें ऐसी आएंगी, बताऊंगा वो कैसे होंगी। नाउ मार्क्स और डांट क्या आपस में कनेक्टेड है? व्यान इनवर्सली, जितने मार्क्स ज्यादा आएंगे उतनी डांट कम पड़ेगी, और जितनी मार्क्स कम आएंगे उतनी डांट ज्यादा पड़ेगी। तो कनेक्टेड तो ये भी है मार्क्स और डांट, बट कनेक्शन कैसे है इसका? इनवर्स है। तो इनवर्स होगा या फिर डायरेक्ट होगा? तो हो गए, चलो नॉर्मल भाषा में क्या चीजें होती है। अब मुझे बात बताओ, स्पीड और टाइम कैसे कनेक्टेड है? या फिर मान सकते हो, चलो टाइम स्पीड की बात करते हैं पहले। अगर आप घर से इंस्टीट्यूट तक आ रहे हो, आपकी स्पीड बहुत कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा। तो साइंटिफिक फॉर्म में भी कह सकते हो स्पीड और टाइम कैसे कनेक्टेड है? इनवर्सली है, इनवर्सली है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट attraction between the particles and the spaces, are they connected? स्पेसिस की वजह से अट्रैक्शन चेंज हो रहा था। कैसे हो रहा था? स्पेस ज्यादा हो रहा था तो क्या हो रहा था? अट्रैक्शन कम हो रही थी, और स्पेस कम होने पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रही थी। तो हर दो चीजें आपस में कनेक्टेड है, या तो होगी डायरेक्टली या इनवर्सली। वो देखना पड़ेगा कि एक चीज के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर दोनों सेम सेम हो रहे हैं तो डायरेक्ट, उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है तो इनवर्स। वो भी हम बोलेंगे, उसको लिखेंगे हम ऐसे। तो समझ जाना, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होता, मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इस पे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसमें इसके बढ़ने से ये घट जाएगा, एंड घटने से ये बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो आपने अभी पढ़ लिया फिलहाल कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल्स के। वी आर डन विद दैट। 4 प्रॉपर्टी थी, मैंने सुन भी ली, आपको याद हो गई थी। अब कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू वी कैन प्रूव दीज। धीरे धीरे सारी एक्टिविटी को हम प्रूव करेंगे, सारे इन इन प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले वाली प्रूव करते हैं कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। हाउ कैन वी प्रूव कि इनमें स्पेसेस होते हैं? देखो, एक सेकंड जशेन। मान लो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, या सिर्फ वाटर मान लेते हैं। वी हैव 100 ml ऑफ वाटर। इसमें मार्क किया हुआ बीकर के ऊपर, ये 100 ml एग्जैक्ट। नॉर्मली जब हम पानी में कुछ ऐड करते हैं तो व्हाट हैपेंस, आपने वाटर में कुछ ऐड करा, मान लो आप बाथ टब में एंटर हो गए, तो क्या होता है? लेवल राइजेस अप, राइट। बट यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, अगर आप मैटर में मैटर डाल रहे हो तो थोड़ा बहुत लेवल बढ़ना चाहिए था। बट आपने शुगर का 1 चम्मच डाला, एंड देन स्टर करा, आपने देखा कि आपने अभी भी वो 100 ml ही है, हल्का सा भी राइज अप नहीं हुआ। तो मैटर कहाँ गया फिर वो? यस, दे हैव स्पेसेस ना। देखो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस हैं, तो इस स्पेस में शुगर ने अपनी जगह बना ली। तो ये स्पेसेस थे तो घुस गए। देयर इज नो नीड टू एक्सपैंड। यस, अगर आपने सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया, शुगर डाल के स्पेस सारा फिलअप ऑलरेडी हो गया, वो कर दिया। अगर आप इसके बाद शुगर अगर डालते हो तो क्या होगा? देन राइज अप होगा ना। तो स्टार्टिंग में स्पेस नहीं बचा, तो अब वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। बट इनिशियली जब तक स्पेसेस थे तब तक एक्सपैंड नहीं हुआ। रीजन क्या था? क्योंकि वो स्पेसेस में घुस के शुगर वहां पर बैठ गई। जैसे मान लो इसी बैच की बात करते हैं, यहाँ स्पेसेस हैं, एक्स्ट्रा सीट्स हैं। मान लो बच्चे आते तो क्या होगा? दे कैन ऑक्यूपाई द सीट्स और द स्पेसेस। बट मान लो सारी सीट्स भर जाती हैं, अब बच्चे आएंगे तो दो चीजें होंगी, या तो वो घुस नहीं पाएंगे, मतलब बैठ नहीं पाएंगे, या फिर आई हैव टू एक्सपैंड द वॉल, मतलब तोड़ के पीछे कर दूं, क्लासरूम बड़ा कर दूं। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब ये तो मतलब होता है साइज या स्पेस बढ़ा दूं। वो चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर ठीक है, या चेयर और लगा सकते हैं। मतलब वही है, मान लो चेयर भी लगा दी सारी, फिर तो नहीं भर पाएंगे ना। तो जब तक यहाँ स्पेसिस हैं तब तक ही आ पाएंगे, उसके बाद या तो वो मिक्स नहीं होगा, या फिर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। तो ये एक प्रूफ है कि वहां पर स्पेसिस होते हैं, बिकॉज स्पेसिस थे तभी शुगर वहां पर घुस पाई, अपनी जगह ले पाई, विदाउट इवन एक्सपैंडिंग द वॉल्यूम। 100 का 110 ml नहीं हुआ। अगर वो होता तो फिर बात अलग थी, हुआ नहीं ना यहाँ पर। इट मीन्स कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सब एक्टिविटीज मैं आपको जो नोट्स दूंगा, मैंने कुछ बच्चों को 2 नोट्स दे भी दिए ना, उसमें भी सारे एक्टिविटीज है। अभी सबको नहीं मिले होंगे, कुछ बच्चे नहीं आए थे लास्ट टाइम, मैं आपको सबको दे दूंगा अभी। प्लस एक बुक भी मैं आपको दूंगा विद इन अ वीक। उस बुक में सारे नोट्स होंगे चैप्टर वाइज। एक आपको बुक मिलेगी वॉल्यूम 1 अभी, फर्स्ट हाफ सिलेबस की, बाकी मिलेगी आपको फिर बीच में अगस्त के आसपास, जिसमें बाकी सब चैप्टर्स होंगे बाकी वाले। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है इसके अंदर, कि इनके जो ये पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है।
उसके लिए ये वाली एक्टिविटी है। इसमें आपको एक सॉल्ट पढ़ना पड़ेगा विच KMnO4। कोई जानता है इसको? के क्या होता है, सिंबल किसका होता है? पोटेशियम। MnO4 इज परमैंगनेट, तो उसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम परमैंगनेट। एक पर्पल सा देखने वाला सॉल्ट होता है, जैसे आपका सॉल्ट व्हाइट सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, वो होता है क्रिस्टल फॉर्म में। ये होता है लाइक अ रॉक स्टेट, पत्थर जैसा होता है, पर्पल। क्या नाम है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप ये वाटर में डाल देते हो तो पूरा पानी ऐसे हो जाता है बिल्कुल पर्पल। जैसे मेरे पास बाय चांस पड़ा भी हुआ है ये पिंकिश पर्पल जो पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा सा ही होता है KMnO4 भी सोल्यूशन स्टेट के अंदर। ठीक है, मान लो ये 100 ml है। मैंने क्या करा, मैंने इसमें से 10 ml निकाला, इसका 1/10 वॉल्यूम निकाला, मैंने डाल दिया क्लियर वाटर के अंदर, क्लियर टेस्ट ट्यूब में, जिसके अंदर 90 ml क्लियर पानी था। हाउ मच? 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया मैंने 10 ml ये वाला सॉल्यूशन। तो ये जितना डार्क पर्पल है क्या वो उतना होगा? लाइट हो जाएगा वो तो। ठीक है, इट्स कॉल्ड डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कभी किया आपने डाइल्यूशन? किया होगा, याद करो कहाँ किया है। कभी रूह अफ़ज़ा बनाया घर में? इसको डाइल्यूशन। इतना गाढ़ा गाढ़ा डार्क सा आता है रूह अफ़ज़ा शरबत, पीते कभी ऐसे उसको ग्लास में डाल के? पॉसिबल ही नहीं है। देन हम ग्लास लेते हैं पानी, वी एड जस्ट 3 to 4 टेबलस्पून डाइल्यूशन, थोड़ा लाइट रेड हो जाता है, जबकि एक्चुअली इज वेरी डार्क रेड ना, वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया डाइल्यूशन मींस एडिंग वाटर, तो ये थोड़ा कम हो गया पर्पल, बट पर्पल कलर रहा। फिर हमने फिर से करा, हमने इसमें वाटर डाला, मतलब इसमें से लिया हमने 10 ml डार्क पिंक एंड 90 ml क्लियर वाटर। ठीक है, तो पानी ज्यादा है, ये सोल्यूशन कम है, तो थोड़ा फेड हो जाएगा इन शॉर्ट। फिर आपने फिर से ये करा, फिर आपने इसमें से जो थोड़ा फेड हो चुका था में से आपने क्या लिया, 10 ml और ले लिया, ऐड करा, फिर 90 ml क्लियर वाटर, मतलब आपने उसको और डाइल्यूट कर दिया, और लाइट हो जाएगा। और आपने ये करा कितनी बारी? 5 to 6 नहीं, इवन 10 टाइम्स कर दिया आपने इसको। मान लो 10 बारी आप करते रहे, आप हर बार इसको लाइट 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 किए जा रहे हो। क्या 10-12 बारी के बाद ऐसा होगा कि ये वाला रंग चला ही जाए बिल्कुल? नो, जाएगा ही नहीं, लाइटर हो जाएगा। कहाँ पर? हाँ, पेंट्स में, यस यस, हाँ शेड्स बनाता रहता है, डाइल्यूशन इसमें भी होता है। बट यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पर जब हम पानी को मिलाए जा रहे हैं बार 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 बार, वो कलर जा क्यों नहीं रहा? देखो ध्यान से, बहुत लाइट हो गया है पर्पल, बट इट्स नॉट गोइंग अवे। व्हाई नॉट? जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे साइज के हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा स्पेस ले लिया कि वो हट ही नहीं पा रहे। दे आर वेरी स्मॉल। जो चीज छोटी होती है ना, अगर मिक्स हो जाए उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। मान लो आपने रूम की विंडो खोल रखी है, अपने बालकनी की रूम की विंडो खुली हुई है, और आंधी आ गई, मिट्टी विट्टी आ जाती है रूम में, सारी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। मान लो आपने क्लीनिंग भी कर दी, ढंग से सफाई कर दी, क्या डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे रूम में? क्लीनिंग के बाद होंगे ना। क्यों नहीं जा पा रहे? आपने तो पूरी क्लीनिंग कर दी, डस्टिंग भी कर दी, पोछा भी लगा दिया, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। एग्जैक्टली, वो भी रीजन है। मान लो कि उसी आंधी में लीव्स भी आ गई, किसी पेड़ की पत्तियां भी आ गई रूम के अंदर, पत्ते वत्ते भी आ गए, तो जब क्लीनिंग होगी तो वो जो लीव्स है वो हटा सकते हो। अब लीव शायद कोई ना बचे, बट पार्टिकल्स को आप जितनी मर्जी सफाई किए जाओ, 10 बार 12 बार, पूरा नहीं होगा क्लीन। बट लीव क्लीन क्यों हो गई? बड़ा साइज था, बड़ा साइज को हटाना इजी होता है, बट छोटी चीजों को एक बार आ गई वापस घुस गई, हटाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर भी जो छोटा पार्टिकल है, एक बार घुस गया ना इसके अंदर, अगर आप निकाल नहीं पाओगे। 10-12 बार उसको क्लीन कर दिया पानी में मिला मिला के, तब भी लाइट हो रहा है, बट कंप्लीटली क्रिस्टल वाटर, क्लियर वाटर नहीं हो पाएगा, विच इज अ प्रूफ दैट दे आर वेरी स्मॉल, एंड वंस दे आर इंडल्ज दे विल बी देयर फॉरएवर। लाइक डस्ट पार्टिकल रूम में आने के बाद सफाई करते रहो आप, फिर 5 मिनट के बाद डस्ट आपको दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी आपको। अगेन छोटा पार्टिकल नहीं हटता। तो ये आपके 2 एक्टिविटी के प्रूफ के करने हैं ढंग से। मैं आपको ना ये वाला भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैं देखो क्लास में मेरा मोटिव रहेगा मैं समझाने के ऊपर, डाउट लेने के ऊपर। लिखने वाला काम आप घर पे भी कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। और लिखना बट जरूर है, ये ना हो कि बस सर ने भेज दिया तो हम लोग सेव कर लेंगे, ये नहीं करना। क्लास में 1 घंटा हमारे पास होता है, आई वांट 1 घंटा पूरा मैं आपको समझाऊं। अगर मैं बोल दूं लिखो, मैं खड़ा रहूंगा, फिर आप लिखते रहोगे, वो काम घर पे भी हो जाएगा, तो वो हम यहाँ नहीं करेंगे। जब तक कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, नहीं लिखेंगे हम लोग। ये चीज घर पे आप लिखवा सकते हो आपको, मैं आई सेंड इट टू यू इन द ग्रुप, लिख देना। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है, देयर इज अ रिक्वेस्ट कि आप एक बार जाके कीर्ति मैम को बोलो आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर दें, ताकि आपको कुछ भी अपडेट जो हो मिलते हो जाए। हाँ जी, ये आज का होमवर्क है। आपको ये 2 एक्टिविटी लिखनी है, कौन सी वाली बता चुका हूँ, स्पेसेस वाली और एक ये वाली, दोनों लिखनी है आपको एक्टिविटीज। ग्रुप में आ जाएंगे आपको, बट ये ना हो बस कॉपी करके लिख दो, समझोगे उसके बाद लर्न करके लिखोगे विद द प्रॉपर डायग्राम। ठीक है,
नाउ ये एक और प्रॉपर्टी भी है, एक इसमें एक्टिविटी आपको प्रूव करनी है एक्टिविटी के थ्रू, दैट दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। सबको पता है पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, कभी रुकता ही नहीं है। हाउ कैन वी प्रूव इट? प्रूफ मांगेंगे आपसे साइंस में, तो साइंस में हर चीज का ऑब्जर्वेशन, प्रूफ, एक्सपेरिमेंट सब कुछ होता है। तो देखो यहाँ पर क्या, आपने एक वाटर बीकर लिया, फिर से क्लियर वाटर ले लिया, आपने उसमें एक ड्रॉप इंक का डिस्पर्स कर दिया, एक ड्रॉप इंक डाल दी ब्लू कलर। अब देखो इंक जाते पहले तो यहाँ फ्लो होगी, अगर आप इसको स्टर नहीं कर रहे, पूरे रूम में फैन बंद है, देयर इज नो फोर्स ऑन द लिक्विड, ना आपने इसको हिलाया, क्या ये पानी अपने आप ब्लू होगा, पूरा कंप्लीटली ब्लू होगा, या सिर्फ इतना ही ब्लू रहेगा? अगर तो सिर्फ इतना ही ब्लू रह जाता जहां पे इंक गई है, मतलब पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, वो मूव नहीं कर रहे, इसलिए पूरा नहीं ब्लू हो पा रहा। बट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे के बाद, इवन उससे भी कम टाइम में हो सकता है कि पूरा पानी ब्लू हो जाए, जबकि आपने इंक बीच में सिर्फ डाली है। यहाँ और यहाँ ब्लू पार्टिकल्स क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे आर एट मोशन। करेक्ट, वो मोशन में थे, वो मोशन में थे, तभी वो यहाँ घुसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरे मोशन में है, और वो मोशन में होने की वजह से लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स हो गया, और पूरा सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्लू हो जाएगा, बिना हिलाए भी। हिलाओगे फिर तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपको हिलाना नहीं है ना यहाँ पर, आपको उसको होने देना है अपने आप। तो उस केस में भी वो अपने आप ब्लू हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट दे आर इन कंटिन्यूसली मोशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट आपने पढ़ी है। लिक्विड और गैस का एक कलेक्टिव नेम भी होता है, कोई जानता है क्या मतलब होता है फ्लूइड का? The substance which can flow on their own or easily is called a fluid. फ्लूइड मोस्टली सुनते हैं माइंड में क्या आता है, लिक्विड से आते हैं ना फ्लूइड्स, ऐसा नहीं है। फ्लूइड्स लिक्विड भी हैं और गैसेस भी हैं। फ्लूइड किसको बोला जाता है? जो चीज फ्लो कर जाए अपने आप, जिसको चाहिए एक कंटेनर टू होल्ड, इज कॉल्ड अ फ्लूइड। लिक्विड, यस यस, इसको ड्रैग कहते हैं। यस, बहुत सारी चीजें इसमें, इसमें एक होते हैं टर्म, इसमें विस्कोसिटी, जिस पे डिपेंड करता है कितना फ्लो होगा कितना नहीं होगा। लाइक कुछ लिक्विड बहुत ज्यादा विस्कस होते हैं, गाढ़े, लाइक हनी कम फ्लो करता है, और पानी इजिली फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, डेंसिटी भी कह सकते हो, बट लिक्विड्स के लिए वी हैव द एक्चुअल टर्म विस्कोसिटी। ठीक है। तो लिक्विड एंड गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लूइड्स। सॉलिड को क्या बोलते हैं? जैसे मेरे पास ये क्या है, दिस इज अ सॉलिड। इसमें भी 2 तरह के होते हैं सॉलिड्स। ये क्या है? स्केल तो ऑफ कोर्स है। मटेरियल क्या है? ये मेटल नहीं, इसका स्टील, स्टील है, स्टील इज अलॉय। क्या फर्क होता है अलॉय में और मेटल में, कोई जानता है? एग्जैक्टली, अलॉय इज अ मिक्सचर, इम्प्योर। आयरन और कार्बन को मिला दिया जाए अगर, तो स्टील बन जाता है। ये इम्प्योर है ऑफ कोर्स। प्योर आयरन अलग होगा, ये प्योर आयरन नहीं है, ये स्टील है। स्टील कुछ फायदे होते हैं, लाइक इसमें कभी रस्टिंग नहीं होती, दैट्स व्हाई वी यूज स्टील। अच्छा, मेरे पास, हाँ, यस यस यस, इसलिए इसको यूज करते टू मेक ब्रिजेस, गर्डर वगैरह में काम आता है। लोहा नहीं यूज करता, नहीं तो पुल टूट जाता है। स्टील यूज करते हैं। अच्छा, मेरे पास 2 चीजें हैं, वी हैव अ टेस्ट ट्यूब, ग्लास, एंड वी हैव वन स्टील स्केल। दोनों में कॉमन क्या है? सॉलिड्स। बट ये और ये में फर्क क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट चलो है, वो तो अपीयरेंस है, मटेरियल की बात कर रहा हूँ। कैन वी फ्लेक्स इट? शुड आई इवन ट्राई? नो, टूट जाएगा ये, बहुत प्यार से टूट जाएगा ये। तो ये है इनफ्लेक्सिबल, जो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, तो ये रिजिड है। वो सॉलिड जो अपनी शेप चेंज ना कर पाए, वी कॉल इट रिजिड। ये रिजिड है। इसका हिंदी वर्ड क्या होता है पता आपको? ढीठ। रिजिड, कुछ लोग भी होते हैं रिजिड, आप में से कुछ आधे बच्चे ढीठ होंगे, ये चाहिए तो चाहिए, होता ना कि वरना लेट जाते हैं मॉल्स के अंदर, रिजिड काइंड ऑफ थिंग। वो वही कुछ यहाँ पे कि भाई मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, नहीं तो टूट जाऊंगा मैं, बट चेंज नहीं करूंगा। बट ये कैसा, ये भी सॉलिड है, बट दैट इज अ फ्लेक्सिबल। आई एम श्योर कुछ बच्चे फ्लेक्सिबल भी होंगे, चलो ठीक है, ये नहीं तो ये दिलवा दो, कुछ तो दिलवाओ, मतलब दे कैन, किसी पॉइंट पे सब कुछ टूटते हैं, वेरी गुड, किसी पॉइंट पे टूटते हैं, ये भी टूटेगा, बट स्टिल इट कैन फ्लेक्स, इट कैन बियर अ लॉट ऑफ फोर्स। दिख रहा है आपको? फ्लेक्स हो रहा है, टूट नहीं रहा। तो ये फ्लेक्सिबल सॉलिड है, और ये रिजिड सॉलिड है। ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके टूट जाएगा, बट स्टिल कुछ हद तक फ्लेक्स कर सकता है। तभी ब्रिजेस इससे बनते हैं, स्टील से, कि ट्रक आए, लोड आए, तो ये बेंड हो जाए, वापस सीधा हो जाए। नहीं तो लोहा ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, टूट जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज आयरन मच। करोजन भी होता है उसके ऊपर, रस्टिंग भी होती है। तो स्टील बहुत चीजों में बहुत बेटर है। क्या चीज, किसका रीजन? कि मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, दैट वी कैन की व्हाई, वी आस्क व्हाई, तो है नेचर है।
यस, अलॉयज मोस्टली अच्छे ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और क्या चाहिए आपको मेटल से, प्लस रस्टिंग भी नहीं होती उसके ऊपर। एयरक्राफ्ट किससे मिलके बनता है? एयरक्राफ्ट किससे मिलके बनता है? मेटल से या अलॉय से? अलॉय, अलॉय से, लेकिन वो अलॉय स्टील नहीं होता। स्टील अच्छा है बट इसमें ड्रॉबैक है, भारी होता है। एयरक्राफ्ट भारी होने चाहिए? नहीं, एल्यूमिनियम का अलॉय होता है एक, एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज वेरी सॉफ्ट, एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, तो 4 मेटल्स और भी होता है, वी कॉल इट ड्यूरेलियम। सुना कभी आपने ड्यूरेलियम? कभी देखा आपने ड्यूरेलियम? आपका नाम क्या है बेटा? सानवी ना? आपकी पहली क्लास है ना सानवी? ओके, आपने कभी देखा है ड्यूरेलियम? देखो पता है क्या है, साइंस में आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रखी हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो की हुई हैं। आपने ड्यूरेलियम पक्का देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है, घरों में होता है हमारे। दोनों नाम होते हैं इसके, ड्यूरेलियम और ड्यूरेल्यूमिन, दो नेम होते हैं इसके, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ये कहाँ देखा आपने? प्रेशर कुकर का यही होता है। प्रेशर कुकर घरों में आपके होता देखा होगा, कुकर जिसमें बॉइलिंग होती है मोस्टली, वो ड्यूरेल्यूमिन होता है या ड्यूरेलियम, दो नेम है इसके, बुक्स में दोनों नेम लिखे हुए हैं। सो इतना स्ट्रांग होता है कि स्टीम का जो प्रेशर है वो झेल लेता है। स्टीम में बहुत एनर्जी होती है, स्टीम को संभाल कर रखना आसान नहीं है, उसमें एल्यूमिनियम आयरन वगैरह काम नहीं आता। दैट्स व्हाई वी यूज वो चीज जिससे बनता है एयरक्राफ्ट, वो घरों में बहुत महंगा आता है वो। तो हल्का भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेल्यूमिन और ड्यूरेलियम अलॉयज हमारे आसपास हैं। तो याद रखना, आप कहाँ पर देखा आपने? प्रेशर कुकर में ड्यूरेलियम ही होता है। ठीक है, बाकी बर्तन आपके स्टील के होते हैं, बाकी ये होता है प्रेशर कुकर ड्यूरेलियम का। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़नी है यहाँ पर, डिफ्यूजन। सुना होगा आपने वर्ड कभी डिफ्यूजन? दो चीजों का अपने आप मिक्स हो जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर आपने यहाँ पर एक डाली स्टर कर दिया आपने, देन इट्स नॉट कॉल्ड डिफ्यूजन, क्योंकि आपने वहां पर फोर्स खुद लगा दिया ना, आपने, हमने नहीं करना। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्यूजन ऑन देयर ओन। बहुत जरूरी है ऑन देयर ओन पढ़ना, अपने आप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो तरह के पार्टिकल्स का, मैटर के स्प्रेड होना एंड देन मिक्स हो जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, अपने आप। जैसे मान लो अगर इस रूम में सारे फैन बंद हो और एक जगह मैं अगर स्प्रे करता हूँ परफ्यूम का, क्या वो स्मेल आएगी पूरे रूम में? यस। अगर फैन ऑन ऑफ हो तो बहुत तेज आ जाएगी, तो बट अगर फैन ऑफ भी है तो अपने आप एयर में मोशन है, तब भी अपने आप खुशबू पहुंच जाएगी एंड तक। अगर फैन ऑन हुआ तो डिफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑन देयर ओन नहीं हो रहा, पर तो फैन कर रहा है ना। दैट्स व्हाई आई सेड कि पहले फैन बंद कर दो, बिल्कुल हमारी साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा, अपने आप भी होगा, थोड़ा स्लो होगा बट होगा जरूर। अगर वो गैस जो मैंने इस पर डिफ्यूज की है, अगर वो वार्म है तो तेज होगा, बिकॉज तेज वार्म में ऐसा क्या है, पार्टिकल्स आर एट हाई मोशन, गर्म पार्टिकल्स ज्यादा मोशन में होते हैं। जो चीज ज्यादा तेज मूव कर रही है जल्दी पहुंच जाएगी एंड तक। जैसे जब खाना घर में बनता है, हॉट सिजलिंग फूड की खुशबू आती है, जल्दी आती है ना। आप सोचो घर गए, आपने भी गेट खोला ही है, खुशबू आ गई आपको कि मैगी बनी है, फटाफट यू विल गो टू द किचन। अगर मैगी बन रही है तो खुशबू आपको आ जाएगी, बट अगर वो बन के फ्रिज में रखी हुई है फिर आपको शायद फीलिंग ना आए। ऐसा क्या है कि मैगी तो वही है, एक प्लेट बस फ्रिज में पड़ी हुई है तो आपको स्मेल नहीं आ रही, बट बन रही है तो खुशबू आ रही है उसकी, क्योंकि स्टोव आपने ऑन किया हुआ है, एलपीजी ने उसको हीट दे दी, बर्न होने के बाद और यस फ्रिज में जाके कूल डाउन, अगर वो बाहर भी होगी तब भी उसका अरोमा नहीं आएगा। फूड की स्मेल को क्या बोलते हैं हम लोग? अरोमा कहते हैं। खुशबू हर एक का अपना नाम होता है, फ्रेग्रेंस कहते हैं कुछ, कुछ और कहते हैं। फूड की खुशबू को बोलते हैं हम लोग अरोमा। तो फूड का अरोमा आपको तब आएगा जब वो हॉट सिजलिंग होगा, गर्म होगा, नहीं तो फिर खुशबू नहीं आएगी। ऐसा क्या है उसमें? टेम्परेचर। तो डिफ्यूजन की जो स्पीड है, किस स्पीड से डिफ्यूज होंगे पार्टिकल्स, वो कहाँ डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। कैसे? डायरेक्टली इनवर्सली, डायरेक्टली इनवर्सली, थिंक अबाउट इट। एग्जैक्टली, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, एनर्जी बढ़ेगी मोशन की, डिफ्यूजन तेज तेज नहीं होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब रेट का मतलब क्या होता है? दो रेट्स होते हैं, एक तो प्राइस वाला रेट कि मार्केट का रेट क्या है, प्राइस पर यूनिट, एक होता है रेट पर यूनिट टाइम। साइंस में अगर मैं आपको कभी रेट बोलता हूँ, मतलब किसको हम कंपेयर कर रहे हैं? टाइम से। ठीक है, स्पीड भी कह सकते हो आप। तो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन। हाँ जी, हाँ, कम होगा। अगर ये कह रहा है अगर आपने कोल्ड वाटर में इंक डाली तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, ठंडा पानी कम होगा, धीरे टाइम लगेगा होने में। बट अगर वही पानी बॉइलिंग वाटर है, फटाफट हो जाएगा,
क्योंकि पानी के पार्टिकल्स पे स्पीड अलग अलग होगी ना। तभी देखा हो जब आपने कभी शिकंजी बनाई, कभी आपने कभी लेमनेड बनाया है, चीनी जब हम घोलते हैं पानी में, अगर गर्म पानी होता है तो फटाफट घुल जाती है, ठंडे पानी में घुलाते रहो नहीं घुलती। सोलेबिलिटी भी कॉन्सेप्ट होता है, बताऊंगा अभी आगे जाके। बट ये भी चीज है कि पार्टिकल्स में अगर मोशन नहीं है तो ढंग से नहीं घुलेंगे या फिर टाइम लगाएंगे घुलने में, ठीक है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, किस स्पीड से डिफ्यूज हो रहा है। इस यहाँ साइन क्या आएगा, कौन सा वाला बताओ मुझे, इनवर्स डायरेक्ट, साइन दोनों का सेम ही है वैसे तो ये आ जाएगा टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो डिफ्यूजन की स्पीड भी घट जाएगी बट मेक श्योर रुकेगा नहीं डिफ्यूजन। समझ में आया, ये नहीं कि रुक जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इस एक्टिविटी के साथ आप डिफ्यूजन को भी समझ चुके हो और आपको ये लिखना होगा, इसी स्लाइड से आपको भेज भी दूंगा, प्लस नोट्स में तो है ही सब कुछ, आपको ये भेज दूंगा विद द प्रॉपर डायग्राम्स। ओके, नाउ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाली एक प्रॉपर्टी भी है। खैर ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अगर आप कोशिश करते हो टू मूव हैंड इन एयर, इट्स क्वाइट इजी। व्हाई? स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं तो गैस में मूव कर पाना काफी इजी होता है हाथ को, बिकॉज स्पेसेस इतने कम है कि आपको तोड़ना आसान है उन फोर्सेस को। जब मैं हाथ को मूव करके जा रहा हूँ ऐसे, तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस है वो ब्रेक कर रहा हूँ मैं, आई एम ब्रेकिंग द फोर्सेस। मुझे फील तक नहीं हो रहा कि मैं कुछ ऐसा कर भी रहा हूँ, बट वाटर में फील होता थोड़ा सा। पानी में अगर आप हाथ चलाते हो ऐसे, कुछ एफर्ट लगता है। वो एफर्ट किस लग रहा है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्सेस में एफर्ट ज्यादा, तो मुझे तोड़ने में जान तो लगेगी ना। नाउ सॉलिड्स में इफ आई ट्राई टू मूव माय हैंड थ्रू आउट द बोर्ड, नहीं जाएगा। या तो फिर मुझे होना चाहिए इसके लिए ब्रूसली, खींच के मारूं और आर पार कर दूं, या फिर नहीं जाएगा। सॉलिड्स में से या हाथ टूटेगा, करेक्ट। तो सॉलिड में से आर पार कर पाना इट्स नॉट वेरी इजी, बिकॉज बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तो आपका हाथ इनफ फोर्सेस ला सकता है तो शायद आर पार हो सकता है, बट नॉर्मली सॉलिड से पास कर पाना अपने हाथ को नॉट वेरी प्रैक्टिकल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सॉलिड स्ट्रेंथ एंड स्पेसेस। तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, सिंपल। तो ये वाली एक्टिविटी भी आपको एक बार लिख लेनी है। बाकी ये वाली ज्यादा एग्जाम में नहीं आती, कौन कौन सी आएगी आपको, जो पहले आपने 3 पढ़ी हैं वो आएंगी, वो जरूर करनी है आपको। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स आपने पढ़ी हैं अभी? 3 और ना, नहीं अभी आपने 3 ही पढ़ी जनरली। प्लाज्मा और बीईसी मैंने बताया, वो भी बाद में पढ़ेंगे। प्लाज्मा और बीईसी को सिर्फ नाम ही जान लेना, बाद में आपको एंड में पढ़ाऊंगा चैप्टर के। बहुत कम आती है, मोस्टली दे विल आस्क द एग्जांपल कि बताओ क्या क्या एग्जाम बनेगी। प्लाज्मा ब्लड में भी होता है, वो प्लाज्मा बस नाम सेम है, वो अलग चीज है बिल्कुल ही, ठीक है। ब्लड का प्लाज्मा इज लाइक ब्लड का मैट्रिक्स, ब्लड का सॉल्वेंट जिसमें सेल्स मिलते हैं। नाम सेम है, काम बिल्कुल ही अलग है। तो मुझे एक बार नोट्स देना। इसमें मैं कुछ नोट्स दिए, इसमें 3 चैप्टर के नोट्स हैं। सेल मैटर मोशन है इसके अंदर, 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बीच में आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैटर के नोट्स। मैं आपको भेजूंगा एक्टिविटी सारी ये वाली ना। बाकी जब मैं आपको बुक्स दूंगा ना, उस बुक में सारी एक्टिविटीज भी होंगी, वो प्रिंटिंग के लिए गई हुई है। देखो इसमें ना एक पेज है बीच में, ऐसा डार्क सा पेज है, इसमें लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ऑन बिहाफ ऑफ वॉल्यूम, शेप, कंप्रेसिबिलिटी। वही सब आपको यहाँ बताने वाला हूँ अभी सारा यहाँ पे। पर आपको लिखनी कहाँ से, यहाँ से लिख लेना है, यहाँ पर इससे ज्यादा लिखी हुई नोट्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी शेप की बात करें तो दे हैव अ फिक्स शेप। सो इसमें फिक्स शेप होती है सॉलिड्स की, एंड फिक्स वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम और शेप में फर्क क्या होता है? वॉल्यूम इज द साइज ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, हाउ मच इट कैन होल्ड, वो भी वॉल्यूम होता है, प्लस उसने कितनी जगह ली हुई है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इट्स वॉल्यूम। जैसे एयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा, करेक्ट, एयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन एयर की शेप फिक्स नहीं है और एयर इतनी डेंस भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना इस पूरे रूम में जितनी एयर है वो इतने वेसल में आ जाए तो पॉसिबल है। कंप्रेस कर, जो प्रेशर लगा लगा के प्रेशराइज कर करके, जैसे डीओ कैन में नहीं होता, कंप्रेस पानी बन जाएगा। जैसे आपके घर में एलपीजी आती है, एलपीजी इज व्हाट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट्स अ गैस। अगर आप सोचो इस रूम में एलपीजी को ऑन करके छोड़ दो, पूरे रूम में जगह ले लेगी वो तो लीक होने के बाद। हाँ नहीं, अगर उस रूम की एयर मैंने सील कर रखा है और एयर नहीं आ पा रही, जितनी प्रेजेंट एयर है उतने को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, फिर और एयर अगर आप गेट खोल तक फिर तो आ ही जाएगी ना। ऑफ कोर्स यस, आई विल नॉट बी, मान लो मैंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है उसके बाद कंप्रेस कर रहे हैं, या हम रूम के बाहर हैं, कोई लैब में कंप्रेशन हो रहा है
तो इतने बड़े वॉल्यूम की जो एयर है वो छोटे से साइज में आ सकती है बिकॉज ऑफ द एक प्रॉपर्टी कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। क्या चीज? यस, आप थोड़ा डिटेल में जा रहे हो, मैं थोड़ा ओवरव्यू बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैक्यूम बनना थोड़ा मुश्किल है, ही इज करेक्ट। अर्थ के एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं है, बट स्पेस में तो होता है, बहुत सारा होता है। बट स्टिल यहाँ पर भी हम क्लोज टू वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक वेरी वेरी क्लोज टू वैक्यूम, कि पार्टिकल्स हो ही ना। बट वही वाली बात है ना, छोटी चीज को हटा पाना मुश्किल नहीं होता, सॉरी मुश्किल होता है कि आप 10 पार्टिकल को हटाओ घर से। आप सोचिए मैंने पूरी सफाई कर लिया, आज तो चमका दिया 2 घंटे लगा के, बट स्टिल यू विल फाइंड सम सैंड पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल। तो पॉसिबल नहीं, छोटी चीज को हटा पाना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। सेम वी कैन नॉट रिमूव ऑल द एयर फ्रॉम एनी रूम, बट स्टिल अप्रोक्सीमेट अगर हम कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, वो बहुत छोटे स्पेस में आ जाएगी। तो वॉल्यूम उनका फिक्स नहीं होता, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। उसके बाद स्पेसेस कैसे होते हैं इसमें, मिनिमम। हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, सॉलिड्स की। दे हैव मिनिमम स्पेसेस। अट्रैक्शन कैसी होती है, मैक्सिमम, बिकॉज स्पेसेस और अट्रैक्शन आपस में डिपेंडेंट कैसे हैं, इनवर्सली। स्पेस कम होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी अपने आप ही। उसके बाद मूवमेंट मिनिमम, इसमें क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो मूवमेंट की जगह पे क्या वाइब्रेशन ही होगा, जस्ट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही होगा। एंड दे आर नॉट कंप्रेसिबल, यहाँ लीस्ट लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ नॉट लिख के आओगे, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेस नहीं कर सकते आप इनको क्योंकि इसमें स्पेसेस ही नहीं है जो और आप कम कर पाओ। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते या बहुत कम डिफ्यूज होते हैं। जैसे मैं अगर ये एक रिमोट ऑफ सॉलिड्स को मैं रख जाऊं वुड के ऊपर, तो क्या आपस में मिक्स होंगे ये पार्टिकल्स? नहीं होंगे। मे बी 10 लाख साल के बाद थोड़े बहुत डिफ्यूज हो जाए, वो भी शायद अगर हीट इनको इनफ मिल जाती है तो। बट नॉर्मली आम भाषा में ये डिफ्यूज नहीं होंगे। बट अगर मैं एक लिक्विड को डाल जाऊं लाइक इंक इन वाटर, तो डिफ्यूज हो जाएंगे। और गैस तो होती ही रहती है ना, तो इसमें डिफ्यूजन सबसे कम होता है। उससे ज्यादा कहाँ होगा, लिक्विड में। उससे ज्यादा कहाँ पर होगा, गैस में। हाइड्रोलिक प्रेस में बेटे क्या होता है, लिक्विड कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड के कंप्रेशन डालने के बाद वो नेक्स्ट ट्यूब में मूव कर जाते हैं। सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते। हाँ, नहीं होगा, टूट जाएगा ना, वो अलग चीज है। टूटना इज डिफरेंट थिंग, ब्रेक डाउन इज डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ वही सेम चीज छोटी हो जाए, सॉलिड्स के अंदर ही नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी होती तब जब स्पेस होता, राइट। मैं कहूँ आप बच्चों को पास आने के लिए नहीं आ सकते, स्पेस ही नहीं है। स्पेस होगा तो ही तो पास आप आओगे ना। तो वील राइट इट नॉट कंप्रेसिबल। यही मार्क्स मिलेंगे अगर आप लिख के आते हो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, नंबर काट लेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, बाकी आपने पढ़ी कौन सी प्रॉपर्टी अभी, सॉलिड्स की। लिक्विड और गैस की आप थोड़ा सा रिलेट करके लिख के आ सकते हो, वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ से इसके आगे वाला। बट लिक्विड और गैस क्योंकि बहुत ईजी प्रॉपर्टी है, आप ट्राई करके आओगे। जैसे लिक्विड में क्या आ जाएगा, दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप बट फिक्स वॉल्यूम, साइज इज कंपेरेटिवली मोर देन सॉलिड्स। ऐसे ही रिलेटिव करके आप आओगे लिक्विड और गैस। आज अपना करके आओगे आप, करके मुझे भेजना, ग्रुप में डाल देना सारा काम, लर्न करके लिख के, आई चेक इट। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे। जिसको नोट्स नहीं मिले वो रुकें, बाकी सब जा सकते हैं। ठीक है, क्लास इज ओवर। हाँ जी, 11 बजे तक दे देना। हाँ, किसी नंबर से भी डाल देना, कितने को सबमिट कर देना। होमवर्क बस आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्लास इज ओवर।